बीपीएससी 67th के लिए इकोनॉमिक्स का जो वीडियो चला था, मतलब सेकंड पेपर जीएस का, उसका आज तीसरा वीडियो है। ठीक है, पिछले दोनों वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और उम्मीद रखते हैं कि जैसे कि अभी समय तो बहुत कम है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आप अभी तक प्रश्न लिखे हैं, जो आपकी प्रैक्टिस हुई है, उनको आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। और दूसरी बात है, ये वीडियो के माध्यम से आप टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हैं और समझते हुए इनके प्रश्नों को, हालांकि लगभग प्रश्न आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, फिर भी आप चाहें तो इनको भी थोड़ा सा देख के आप एक अलग से प्रश्न बना के अपना लिखते रहिए अलग से। ठीक है, आज हम देखेंगे भारत में कृषि विपणन व्यवस्था। कृषि विपणन व्यवस्था का मुख्य अर्थ ये होता है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में कमी किए बिना उनकी पहुंच बाजार व्यवस्था तक सुनिश्चित करना, जिसका मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों की प्राप्ति तथा कृषकों को उनके उत्पाद की वास्तविक कीमत की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन कार्य राज्य स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से संस्थाओं के प्रशासन के अधीन संचालित किया जाता है, जिन्हें कृषि उत्पाद बाजार समिति कहते हैं, जो कि एपीएमसी एक्ट के तहत संचालित होती है। भारत में एपीएमसी एक्ट लागू करने के संदर्भ में मुख्य निहितार्थ था कि कृषकों का शोषण न हो और उनकी आय में वृद्धि हो। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में कृषि विपणन को सुचारू ढंग से संचालन हेतु एपीएमसी एक्ट के तहत भंडारण की क्षमता, प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि, बाजार संबंधी सूचनाओं की पहुंच, परिवहन का विकास, मंडियों का विकास, मध्यस्थों की संख्या में कमी आदि लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास किया गया है। परंतु परंतु व्यवस्थित विकास न होने के कारण, आधारभूत संरचनाओं के अभाव, वैज्ञानिक प्रणाली के प्रयोग में कमी आदि वजह मतलब इससे कृषि विपणन प्रणाली अधिक सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित नहीं कर पाई है। ठीक है, वस्तुतः भारत में कृषि उत्पादकता में कमी की प्रमुख वजह कृषि विपणन प्रणाली की कमजोरी है। अतः उत्पादन नष्ट होने लगता है, इससे व्यापक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि वस्तुतः भारत में कृषि उत्पादकता में कमी की प्रमुख वजह कृषि विपणन प्रणाली की कमजोरी है। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट के रूप में हो गया। अब इसकी या तो व्याख्या करने का आ सकता है, या इसकी आलोचना या फिर मूल्यांकन करने को आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रश्न हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक, भारत में भंडारण क्षमता में कमी की वजह से कृषकों द्वारा उत्पादों का कच्चा भंडारण किया जाता है, अतः कृषि उत्पादन नष्ट होने लगता है। इससे व्यापक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। भारत में किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति, संस्थागत ऋण की पर्याप्त व्यवस्था न होना है। एक चीज़ ये भी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए स्टेटमेंट के रूप में, जिसकी वजह से उन्हें साहूकारों की ऋणग्रस्तता के जाल में फंसना पड़ता है। तो ये पॉइंट्स भी हैं आपके। ठीक है, साथ ही शिक्षा के अभाव की वजह से किसान बाजार संबंधी सूचनाएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कर पाने की वजह से दूरस्थ किसान वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, आगे है, भारतीय विपणन प्रणाली में ना तो मंडियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता है और ना ही कृषि वस्तुओं की ग्रेडिंग की उपयुक्त व्यवस्था है। मध्यस्थों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कृषकों का शोषण किया जाता है, फलतः कृषकों को उनके उत्पादों का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। कृषि वस्तुओं के मंडी में लेन देन पर विभिन्न स्तरों पर शुल्क अदा करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इस मूल्य वृद्धि के लाभ से कृषक वंचित रह जाते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के द्वारा इस समस्या को हल खत्म करने का प्रयास किया है। अब इसके लिए बिहार में क्या प्रयास हुए भाई? तो बिहार में कृषि विपणन से संबंधित संरचनात्मक, संस्थागत आदि विविध समस्याएं विद्यमान हैं। कृषकों को कृषि उत्पादों का वास्तविक मूल्य प्राप्त हो तथा उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद सामान्य दर पर मिले, इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर बिहार सरकार ने विपणन प्रणाली में सुधार हेतु कई प्रयास किए। जैसे बिहार सरकार द्वारा भंडारण क्षमता में सुधार के लिए क्या किया गया? व्यापार मंडल, याद रखना, ये पॉइंट के रूप में याद रखना। ठीक है, व्यापार मंडल, राज्य खाद्यान्न निगम, केंद्रीय भंडारण निगम को जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। ठीक है, सरकार द्वारा 2022 में गेहूं खरीद का लक्ष्य 85 लाख टन निर्धारित किया गया। ठीक है, बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने एपीएमसी एक्ट समाप्त किया है। क्यों? क्योंकि एपीएमसी एक्ट के तहत गठित बाजार समितियां और उप बाजार समितियां धीरे धीरे सामयिक संदर्भ में कृषि उत्पाद के मूल्य में वृद्धि और कृषकों के शोषण में सहायक बन रहे हैं। वस्तुतः
इन समितियों द्वारा कृषि उत्पादों के स्वतंत्र प्रवाह से अवरोध उत्पन्न किए जा रहे थे। एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने से कृषि उत्पादों के मुक्त प्रवाह में तीव्रता आई है। साथ ही बिहार सरकार विपणन प्रणाली में सुधार हेतु परिवहन व्यवस्था का विकास, भंडारण का विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा आदि कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत में विपणन प्रणाली में विविध संरचनात्मक और संस्थागत समस्याएं विद्यमान हैं। इनके समाधान हेतु भारत सरकार तथा बिहार सरकार प्रयासरत है। कृषकों की आय में वृद्धि और उपभोक्ताओं के को खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से राहत हेतु आवश्यक है कि विपणन प्रणाली में सुधार किया जाए। ठीक है, अब वृद्धि हेतु जो उपाय हैं, जैसे देखिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु उपाय जो किए गए वो तकनीकी उपाय एक तो है, वो क्या है, 1996 से काफ़ी बढ़ा है। सिंचाई सुविधा में विस्तार हुआ, सघन कृषि कार्यक्रम चलाया गया, अधिक उपज वाली किस्मों की उगाया गया है, रासायनिक उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, कृषि का यंत्रीकरण भी हुआ है। भूमि सुधार की बात करें तो मध्यस्थों की समाप्ति है, लगान का नियमन है, जोतों की उच्चतम सीमाबंदी है, चकबंदी की शुरुआत है, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन है। आगे देखें विशिष्ट विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना के रूप में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि उद्योग निगम, कृषि मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम, फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भी लाया गया है। सिंचित असिंचित क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन उत्पादन में एक पॉइंट हो गया, उत्पादन में सुधार है, प्राकृतिक आपदाओं, कीड़े मकोड़ों से फसल का संरक्षण, एक स्थायी अनाज भंडार का निर्माण, एक प्रभावी वित्त व्यवस्था का निर्माण। ठीक है, अब कृषि आय बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं? कृषि आय बढ़ाने के उपाय अगर देखेंगे तो मार्केटिंग में सुधार होगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017, सहकारी प्राइवेट मंडी। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात हुई है, निजी कंपनियों द्वारा किसानों से एग्रीमेंट करवाया जाता है, रेट पहले तय हो जाते हैं, किसान का इससे फायदा भी होता भी है। फिर सॉयल हेल्थ कार्ड है, संतुलित उर्वरक प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया प्रयोग को प्रोत्साहन देना, उत्पादकता बढ़ेगी इससे। ठीक है, और उत्पादन लागत में 8 से 10% की कमी भी आएगी। कृषि उत्पादकों का रखरखाव, इसके लिए बात करें कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी और रिफर बैन संख्या में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे उपाय हैं। ठीक है, ये अब यहाँ तक पूरा समझ लिए होंगे आप। अब चाहें तो एक अच्छा सा प्रश्न लिख सकते हैं और सटीक उत्तर उसका होगा। ठीक है, अब चलेंगे प्रादेशिक विकास नियोजन पंचायत व्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ पे पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रादेशिक नियोजन वो कहाँ तक सहायक होते हैं, ये हम बात करेंगे। तो देखिए, भारत एक संघीय राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, वही जो कुछ है बता दीजिए, जहाँ पर विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। साथ ही यहाँ पर भाषा, संस्कृति, संसाधनों की विविधता वाली व्यवस्था भी है। इस प्रकार से वृहद आकार, वृहद जनसंख्या, वृहद विविधता के देश में केंद्रीय नियोजन संभव नहीं है। ठीक है, ये एक पर्चे के रूप में ऐसे चलेगा आपका आगे। विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक समस्याएं भिन्न होने की वजह से स्थानीय नियोजन अलग अलग अपनाने की जरूरत है, जिसके लिए राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता अनुसार नियोजन की छूट की आवश्यकता भी है। फिर हालांकि संविधान निर्माण के समय भी इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी, इसीलिए संविधान की धारा 246, 243 ZD की व्यवस्था दी गई। धारा 246 के अंतर्गत क्या है कि कार्यों की 3 सूचियों का निर्धारण है, केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची। किसके तहत? 246 के तहत। एक परफेक्ट हो गया पीटी के लिए, जो यह तय करता है कि केंद्र और राज्य किन किन कार्यों के विकास की दिशा में कार्य करेंगे। फिर धारा 243 ZD है, तो ये जिला प्रशासन को एक नियोजन और विकास प्रशासन को स्थापित करने की भी मान्यता देता है, जिसके अनुसार जिला प्रशासन का कर्तव्य होता है कि वह नियोजन और विकास की दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर भारत में पंचवर्षीय योजना के लागू होते ही बहुस्तरीय विकेंद्रित विकास की अनिवार्यता महसूस की गई, जिसके लिए 1950 के दशक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कौन कौन से हैं? एक तो है सामुदायिक विकास प्रखंड की स्थापना और दूसरा है जिला परिषद तथा पंचायती व्यवस्था को पुनः बहाल करना या लागू करना। ये 2 व्यवस्थाएं की गई। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा को आर्थिक रूप से लागू किया जा सका, लेकिन सामुदायिक विकास प्रखंड की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर हुई, अर्थात सभी राज्यों में इसे कार्यान्वित भी किया गया। यद्यपि विकास प्रखंड की स्थापना की गई, लेकिन नियोजन प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के अभाव में यह सफल नहीं हो सका। अधिकतर क्षेत्रों में यह प्रशासनिक इकाई के रूप में रह गए, जिसके अनुसार नियोजन का आधारभूत संगठन पंचायत होता है। पंचायत के पदाधिकारी जो होते हैं स्थानीय समस्याओं को अधिक गंभीरता से समझ सकते हैं, इसलिए लघु स्तरीय नियोजन का दायित्व पंचायत को दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पंचायती राज कानून लागू होते ही भारत के अधिकांश राज्यों में विकेंद्रित नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अतः स्पष्ट है कि पंचायती राज आधारित विकेंद्रित नियोजन ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था वरन संपूर्ण दक्षिण एशिया में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। अब नियोजन का स्तर क्या है? नियोजन का स्तर 5 प्रकार से होता है। एक केंद्रीय नियोजन, राज्य नियोजन,
जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय। ठीक है, अंतिम 3 जो स्तरीय नियोजन को मिलाकर विकेंद्रित नियोजन या लघु स्तरीय नियोजन कहा जाता है। अंतिम 3 जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत। ठीक है, यद्यपि जिला स्तर तक नियोजन की संवैधानिक व्यवस्था थी, लेकिन प्रथम 5 पंचवर्षीय योजनाओं तक नियोजन के लघु स्तरीय इकाई के नियोजन का दायित्व नहीं के बराबर था। नियोजन का काम जो है वो मुख्यतः केंद्रीय स्तर पर होता था। ग्रामीण बेरोजगारी और कार्य कई क्षेत्रों में खाद्यान्न और कुपोषण की समस्या उत्पन्न हुई। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण विस्फोटक हो गया तथा सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हो गई थी। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर छठी पंचवर्षीय योजना में पहले विकेंद्रित नियोजन को वास्तविक रूप देने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना की। तो छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें संबंधित ग्रामीण विकास की नीति अपनाई गई, जिसका दायित्व विकास प्रखंड को दिया गया। दांतेवाला समिति, याद रखना, दांतेवाला समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रखंड को नियोजन या विकास के लिए महत्वपूर्ण इकाई माना गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो प्रखंड स्तर पर नियोजन और विकास के लिए पंचायत समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जिसके सदस्य प्रखंड के मुखिया होते हैं, जो कि निर्वाचित भी होते हैं। ठीक है, पंचायत समिति द्वारा लिए गए निर्णय को जिला परिषद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसी के साथ जिला नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस योजना में देश के 24,000 प्रखंड में समन्वित ग्रामीण विकास योजना लागू हुई, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रति वर्ष कम से कम 7,000 परिवार को गरीबी रेखा के नीचे लाना था। इसमें 60 से 70% के बीच सफलता भी मिली है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में जटिलताएं और कठिनाइयां भी रही हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसके तहत MPLADS और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 73वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया। अभी हाल में जो प्रश्न दिया गया 73वें संवैधानिक संशोधन से संबंधित पंचायती वाले में, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। संशोधन पारित किया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के कार्यों को स्पष्ट रूप से बताया गया। तो क्या क्या है भाई? कृषि विकास देख लो, कृषि विकास है, भूमि सुधार है, लघु सिंचाई विकास है, पशुपालन, दुग्ध मुर्गी पालन विकास, मत्स्य पालन विकास, सामाजिक वानिकी, लघु उद्योगों का विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण परिवहन का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, जन वितरण प्रणाली का नियंत्रण, प्रौढ़ शिक्षा को लागू करना था। पंचायत के अंतर्गत विनियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हुआ। पंचायत अधिकारी के लिए भी आवश्यक है कि वह किसी भी नियोजन कार्य की स्वीकृति ग्राम सभा से लें। प्रत्येक पंचायत को 4 क्षेत्रों में विभाजित कर ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया, जो कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता सदस्यों से मिलकर बना है। इससे विकास कार्य के विकास की जानकारी आम लोगों को होगी और आम लोगों के सहयोग से विकास की प्राथमिकताएं तय की जा सकती हैं। ठीक है, यह गरीबी निवारण, ग्रामीण विकास, भूमि सुधार और परिवार कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ठीक है, विकेंद्रित नियोजन की आलोचना अगर करें तो इसमें आलोचना भी कर लेंगे भैया कि पंचायती राज में विकेंद्रीकरण के माध्यम से, मान लीजिए प्रश्न ऐसा आ जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ से आलोचना या मूल्यांकन या परीक्षण या समीक्षा जो कुछ भी करना होगा, आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ के आप वो सब कर सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज में विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास की गति में वृद्धि होगी, परियोजनाएं शीघ्र पूरी होंगी और लोगों की विकास कार्यों में भाग लेने की चेतना में वृद्धि होगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ संभावित कमियां भी हैं। जैसे कमियां क्या हैं? कमियां हैं सबसे बड़ी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया केंद्र को कमजोर बना सकती है। दूसरा है ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी बढ़ेगी। तीसरा है साक्षर लोगों की कमी के कारण सही निर्णय नहीं लिया जाएगा। चौथा है प्रशासक और पंचायत पदाधिकारी के बीच तनाव की संभावना भी हो सकती है। ठीक है, पंचायत के निर्णय को प्रखंड समिति अथवा जिला परिषद अस्वीकृत कर विकास प्रक्रिया को धीमी कर सकता है। ग्रामीण अमीरों को अधिक लाभ की संभावना हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग तनाव की संभावना भी हो सकती है। इन्हीं व्याख्याओं के बावजूद विकेंद्रित नियोजन भारत की अनिवार्यता है। इससे ग्रामीण विकास की गति तीव्र हो जाती है। इससे विकास प्रक्रिया में राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप कम होता है। लेकिन पंचायती राज को सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण स्तर पर साक्षरता कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष और आगे की राह दोनों हो गए। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक है क्षेत्रीय विकास की बात करेंगे। तो क्षेत्रीय विकास के रूप में हम देखते हैं क्या है इसमें। तो प्रश्न भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। ठीक है, जैसे क्षेत्रीय विकास है, तो क्षेत्रीय विकास के तहत क्या है? क्षेत्रीय विकास के तहत किसी क्षेत्र विशेष की संश्लेषित भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हित को ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। क्षेत्रीय विकास मूल रूप से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, जिसमें स्थानीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत के कई क्षेत्रों में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति हुई, वहीं कई क्षेत्र विकास के निम्न स्तर को भी प्राप्त नहीं कर सके। परिणामतः क्या हुआ? देश में व्यापक रूप से क्षेत्रगत और सामाजिक असमानताएं उत्तरोत्तर रूप से बढ़ती गई। अन्य कारणों में प्राकृतिक संसाधनों का विभेदकारी वितरण भी महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त परिस्थिति में सरकार द्वारा योजना आयोग और वित्त आयोग जैसी संस्थाओं को क्षेत्र
फल असमानता को दूर करने का दायित्व दिया गया और ये संस्थाएं अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सकी हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजना का सहारा लिया और क्षेत्रीय विकास को गति देने का प्रयास भी किया, जैसे दामोदर घाटी परियोजना है, दंडकारण्य परियोजना, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष। क्षेत्रीय विकास का मुख्य उद्देश्य संसाधन और क्षमताओं का महत्तम उपयोग, विकास के लाभों का सभी वर्गों में न्यायपूर्ण वितरण, क्षेत्रीय आबादी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण, सामाजिक तथा समावेशी विकास होता है। ठीक है, बिहार के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय नियोजन बिहार प्रारंभ से ही एक पिछड़ा राज्य रहा है, जिसके लिए सामाजिक और ऐतिहासिक, अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम चल रहे हैं, ठीक है, ऐतिहासिक कारण प्रमुख जिम्मेदार रहे हैं। झारखंड के अलग हो जाने के बाद प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति और भी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि भैया ज़्यादातर संसाधन झारखंड में चले गए थे। इस हालात में बिहार के विकास में क्षेत्रीय नियोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंडक परियोजना उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन, कृषि संबंधी विकास, यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोसी परियोजना के द्वारा बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत का विकास किया गया। सोन नदी घाटी परियोजना के माध्यम से नहर निकालकर भोजपुर के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसे आज धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो आपको धान का कटोरा किसको कहा जाता है बिहार में? तो भोजपुर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपका फैक्ट तैयार हो गया। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फ्रंट के तहत पर्याप्त आवंटन द्वारा दूर दराज के इलाकों में सड़क संपर्क, पुल पुलिया विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तहसील मुख्यालय को गाँव से जोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? द्वितीय तृतीय क्षेत्र का विकास भी हुआ और रोजगार की प्राप्ति के लिए पलायन पर भी अंकुश लगा है। ठीक है, उपयुक्त स्थिति के बावजूद आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा दर, शिशु मातृ मृत्यु दर, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मानक राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और प्रत्येक वर्ष यहाँ सूखा, बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। पलायन बिहार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या भी है। आवश्यकता ये है कि क्षेत्रगत आयोजन को अधिक से अधिक वित्त की उपलब्धता कराई जाए और पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण में वृद्धि की जाए। इससे स्थानीय स्तर पर विकास को गति प्रदान करने में सहायता भी मिलेगी। ठीक है, चलिए, एक ये भी हो गया। अब एक अगला टॉपिक है निम्न स्तरीय नियोजन और आर्थिक विकास प्रक्रिया। इसमें चलेंगे। तो निम्न स्तर नियोजन ने भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया। नियोजन प्रक्रिया के दो रूप हैं, एक केंद्रीय और एक क्षेत्रीय। ठीक है, अब प्रारंभ में केंद्रीय योजना को महत्व दिया गया तथा विकास के लिए एक टॉप टू बॉटम सिद्धांत अपनाया गया, मतलब केंद्रीय स्तर पर नियोजन का निर्माण करके उसका क्रियान्वयन निम्न स्तर पर किया गया। किंतु इस प्रक्रिया से देश में काफ़ी क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न हुई है। इस प्रक्रिया में क्या हुआ? निम्न स्तर पर स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया, साथ ही योजना का त्वरित क्रियान्वयन भी संभव नहीं हो सका। जैसे सूखा राहत योजना का क्रियान्वयन होते होते बाढ़ की स्थिति आ जाती थी। ठीक है, तथा इसमें संपूर्ण देश को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण किया जाता था, जिससे क्षेत्र विशेष की समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पाता था। ठीक है, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है और कोई तटीय इलाका, कोई पहाड़ी इलाका, कोई मैदानी इलाका, कोई पठारी इलाका, कोई मरुस्थलीय इलाका, ठीक है, कोई निचला क्षेत्र, तो कोई थोड़ा ऊपरी क्षेत्र है। इसलिए परिणामतः क्या हुआ? बॉटम टू टॉप सिद्धांत का अनुपालन करते हुए निम्न स्तर नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें इस योजना का निर्माण क्रियान्वयन स्तर पर किया जाता है, जिससे योजना क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाता है। साथ ही क्षेत्र विशेष के समुचित उपयोग किया जाता है। साथ ही क्षेत्र विशेष के संदर्भ में योजना निर्माण करके उसके विकास को प्रोत्साहित भी किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्त होने से निम्न स्तरीय नियोजन प्रक्रिया को और अधिक बल मिला। निम्न स्तर नियोजन ने भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया को निम्न रूप से प्रोत्साहित किया है। कैसे? देखिए, पहला तो केंद्रीय स्तर के नियोजन के तहत क्या क्या हुआ? तो क्रियान्वयन स्तर पर देखें, आने वाली समस्याओं संसाधनों का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे योजना के क्रियान्वयन में काफ़ी समस्याएं आती थी और योजना का वास्तविक लाभ भी नहीं मिल पाता है। निम्न स्तरीय नियोजन में लाभार्थियों और क्रियान्वयन स्तर की समस्याओं को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण किया गया। साथ ही स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग पर बल दिया गया, जिससे योजना का सफल क्रियान्वयन संभव हो सका है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनेगा निम्न स्तरीय नियोजन है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया। कृषि संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गांव की अवसंरचना विकास और तालाबों के निर्माण की योजनाएं बनाई गई, जिससे कृषकों को लाभ हुआ और गाँव का विकास हुआ है। ठीक है, अब बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं में भी निम्न स्तरीय नियोजन की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत जैसे भौगोलिक विविधता वाले देश में बाढ़ सूखा की समस्या के समाधान हेतु एकीकृत योजना का क्रियान्वयन संभव नहीं था, क्योंकि एक ही समय में एक स्थान बाढ़ग्रस्त होता तो दूसरा सूखाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, अतः माइक्रो प्लानिंग द्वारा विविध भौगोलिक क्षेत्रों हेतु अलग अलग योजनाओं का निर्माण किया गया
बांध, पुलिया, डैम, नहर, तालाब का निर्माण किया गया, जिससे बाढ़ और सूखा की समस्याओं का समाधान संभव हो सका। ठीक है, निम्न स्तरीय नियोजन के माध्यम से देखिए लघु कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला है। क्षेत्र विशेष की उपज, लघु उद्योगों की क्षमता को पहचान कर योजना की मदद से उनका उत्थान भी किया जाता है। जैसे भागलपुर का रेशम उद्योग है, मुजफ्फरपुर का लीची उद्योग, हाजीपुर का फल प्रसंस्करण उद्योग, दरभंगा का मखाना उद्योग, जिनके विकास से आर्थिक उन्नति संभव हो सकी है। ये निम्न स्तरीय नियोजन का ही परिणाम है। ठीक है, निम्न स्तरीय नियोजन ने सामाजिक उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे? पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई। जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड जल क्षेत्र हेतु, ठीक है, स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम, कुपोषित क्षेत्रों हेतु पोषक युक्त भोजन, दवाइयों का पोषक युक्त साधनों और दवाइयों का वितरण, स्वच्छता अभियानों में आयोजनों की भागीदारी सुनिश्चित करना इत्यादि। इसका प्रयोग करते हुए पंचायत स्तर पर शौचालयों के निर्माण पर बल दिया गया है। ठीक है, अब माइक्रो प्लानिंग द्वारा योजना निर्माण में कुछ समस्याएं भी हैं, जिस कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण और प्रबंधन, अब कमियां क्या, समस्या क्या रही है? निर्माण प्रबंधन में दक्ष लोगों की कमी रही है, क्रियान्वयन का प्रबंधन भी नहीं हो पाता है। साथ ही कभी कभी योजना निर्माण क्रियान्वयन केवल कागजी ही होता है तथा समस्या यथावत बनी रहती है। जैसे मनरेगा के तहत अनेकों तालाब, सड़कों का निर्माण हुआ है, सिर्फ वो कागज पर ही हुआ है, हकीकत में नहीं हुआ। आम जन में शिक्षा जागरूकता का अभाव भी माइक्रो प्लानिंग की महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, जिस कारण इसमें लोगों की समुचित भागीदारी भी नहीं हो पाती है। ठीक है, इन समस्याओं के बावजूद माइक्रो प्लानिंग ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है। इसमें लोगों को बजट सौंप दिया जाता है और योजना निर्माण क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निचले स्तर की होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अभी एक टॉपिक, एक या दो टॉपिक और बचेगा। एक तो ये बच रहा है और इसमें एक और बचेगा, जहाँ तक हमें लगता है एक और कोई टॉपिक नहीं, यही लास्ट टॉपिक यही है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं फिर इसी बात पे। चलिए, प्राकृतिक विकास का भारत के असमान विकास में योगदान। ठीक है, भूआकृतिक देख लेते हैं। भूआकृतिक दृष्टि से भारत विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं ऊंची पहाड़ी तो कहीं समतल उपजाऊ मैदान, कहीं पठार तो कहीं शुष्क मरुस्थलीय भाग, कहीं खनिज संपन्न क्षेत्र तो कहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, तटीय क्षेत्र भी मौजूद हैं। इन्हीं प्राकृतिक विविधताओं ने भारत में असमान विकास को जन्म दिया। प्राकृतिक विविधताओं ने एक तरफ ऐसे क्षेत्रों को जन्म दिया जहाँ काफ़ी विकास हुआ, जबकि दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी सामने हैं जहाँ काफ़ी कम विकास हुआ है। ठीक है, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र की बात करें पहले। अगर बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, साथ ही शेष भारत से अलग पड़ने के कारण समुचित विकास भी नहीं हो पाया। पूर्वोत्तर के राज्यों का क्षेत्र अति दुर्गम होने के कारण पर्याप्त विकास संभव नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ व्यापार का विकास नहीं हो सका है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए व्यापार एक अहम भूमिका निभाता है, परंतु ये विडंबना ही है कि प्राकृतिक बाधाओं के कारण ही वहाँ बड़े बड़े उद्योगों का विकास नहीं हुआ। यही कारण है कि पूर्वोत्तर के राज्य आज भी कई मायनों में पिछड़ी हुई अवस्था में विद्यमान है। दूसरी तरफ देखें, अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का अभाव है, साथ ही जल संसाधनों की भी कमी है। इन राज्यों में कृषि एवं उद्योग का काफ़ी कम विकास हुआ। हालांकि इन राज्यों में फलों की खेती तो होती है, लेकिन आवश्यक खाद्यान्न के लिए वे अन्य राज्यों पर निर्भर होते हैं भैया। इसके अलावा इन राज्यों में बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज के अभाव और यातायात का उचित साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण फलों के उत्पादन से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वैसे इन राज्यों के आय का मुख्य स्रोत पर्यटन ही है, किंतु किसी भी क्षेत्र का समुचित विकास सिर्फ पर्यटन के आधार पर नहीं हो सकता है, जिसके लिए कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी विकास होना जरूरी होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र देखें तो गंगा दोआब वाले क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि बड़े पैमाने पर होती है। फसलों का उत्पादन भी बढ़िया होता है, जिसके कारण यह क्षेत्र काफ़ी अच्छी की स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर देखें तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रस्त भी हैं, जिसके कारण वहाँ कृषि का संपूर्ण दोहन संभव नहीं हो पाता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाढ़ग्रस्त, सूखाग्रस्त की बात करें तो यह प्राकृतिक विविधताओं की ही देन है कि कुछ क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित होते हैं, जबकि कुछ क्षेत्र सूखा से ग्रसित होते हैं। बिहार जैसे राज्य बाढ़ से पीड़ित हैं, जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र सूखा से ग्रसित हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव रखा था, परंतु इस योजना में अत्यधिक खर्च होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। बाढ़ और सूखा दोनों ही स्थिति में कृषि का पर्याप्त विकास संभव नहीं है और यही कारण है कि इन क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो पाया। फिर खनिज संपन्न, खनिज विहीन कुछ राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से काफी संपन्न है, जबकि कुछ राज्यों में इनका अभाव भी है, जिसके कारण इन राज्यों की अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित न होकर कृषि आधारित हो गई और उद्योगों का काफी कम विकास हुआ है। झारखंड खनिज संपदा संपन्न होने के कारण वहाँ कई उद्योग स्थापित हुए, जबकि बिहार में खनिज संपदा के अभाव के कारण उद्योगों का काफी अल्प विकास हुआ है। फिर तटीय और गैर तटीय राज्य देखें तो तटीय राज्यों का विकास प्राचीन काल से ही होता रहा है, क्योंकि इन राज्यों में बंदरगाहों के माध्यम से देश विदेश से व्यापार का आवागमन होता रहा है। ठीक है, जिसके चलते इन राज्यों का अधिक विकास हुआ और व्यापार व्यवस्था के कारण ही नगरों का विकास हुआ है।
ठीक है। आगे देखेंगे, गैर तटीय राज्यों का समुद्र से संपर्क न होने के कारण और यहाँ व्यापार का विकास संभव नहीं हुआ, और जो कि इनकी गरीबी का प्रमुख कारण भी है। साथ ही इनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर है। व्यापार और उद्योग की अलग से पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ है, व्यापार और उद्योग किसी भी क्षेत्र के विकास की कुंजी है। अर्थात जरूरी है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उसी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु किया जाए, जिससे वहाँ रोजगार का सृजन हो सके और अन्य अधिक आर्थिक गतिविधियाँ तेज हो सकें। यदि हम उस क्षेत्र के खनिज संसाधनों का निर्यात अन्य क्षेत्रों में करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों से रहित क्षेत्र का विकास होगा, प्राकृतिक संसाधनों से युक्त क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कृषि प्रधान राज्यों में कृषि को बढ़ावा दिया जाए जिससे अत्यधिक रोजगार का सृजन हो सके। इसी संदर्भ में प्रथम द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे मैदानी राज्यों का विकास संभव हो सका। यह विकास भी असमान रहा, क्यों? क्योंकि भाई हरित क्रांति के लिए जिन क्षेत्रों को चुना गया वह काफ़ी विकसित हो गया, परंतु जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति लागू नहीं हुई उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है। ठीक है। अतः अंत में निष्कर्ष भी देना है आपको। तो निष्कर्ष है, अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो गया कि भारत के असमान विकास में प्राकृतिक विविधता के साथ साथ कुशल मानव श्रम, कुशल नेतृत्व, प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जापान खनिज संसाधन रहित राष्ट्र होते हुए भी अगर मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में स्थापित है तो उसका मुख्य कारण मानव कुशल श्रम का समुचित दोहन है। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पीडीएफ कंप्लीट हुआ। अभी एक और पीडीएफ है, तो दो पीडीएफ में आपका इकोनॉमिक्स, उस दूसरे वाले में फिलहाल साइंस टेक मिलेगा आपको, और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का भी पार्ट उसमें मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी आज के लिए बस इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होती है ना। तो अभी की वीडियो अभी आज यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। और थोड़ा प्रश्न वश्न का भी ध्यान रखा करिए आप लोग, जो प्रश्न आप लिखते हैं उनका भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए फिलहाल। ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।